सो हियर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बेसिकली पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये दो टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ ग्रैनुलर एंड सेकंड वन इज़ नॉन ग्रैनुलर। अब ग्रैनुलर वो होते हैं जो WBC के जो साइटोप्लाज्म है ना उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली कंस्ट्रक्टेड होता है लॉब्स में। मीन्स वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उस बिहाफ पे अगर हम देखें तो तीन तरह के आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो 62% तो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं ना। अब इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ 3 लोब्ड। तो ये आपको दिख रहा है ना, 3 लोब बने हुए हैं। तो न्यूक्लियस जो है दैट इज़ 3 लोब्ड। ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इसके नॉर्मली 3 लोब्स होते हैं। सो साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है, स्टेन विद न्यूट्रल डाई। अब इसको न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे पास जो डाइज होती है ना, अब डाइज जो होती हैं वो एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल डाई होती है ना उसे ये रिटेन करते हैं, मीन्स वो कलर ये रिटेन कर लेते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल दैम एज द न्यूट्रोफाइल्स। फिलिक का मतलब होता है लविंग, न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल। सो दीज आर द न्यूट्रल लविंग। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में या कोई और जर्म आ जाए तो ये उसको खा जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन एज द फैगोसाइटोसिस। अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो। तो हमारी जैसे बोन होती है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। ये जैसे हमारी बोन है, तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास होता है येलो मैरो, और यहाँ पे होता है साइड्स पे रेड बोन मैरो। ये होता है येलो, ये होता है रेड बोन मैरो। तो ये बेसिकली यंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें तो हर मतलब बोन में प्रेजेंट वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं ना उनका जो रेड बोन मैरो होता है ना यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, वो भी जो लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे हमारी थाई की बोन है या हमारी जो अपर आर्म होती है वो वाली बोन होगी, तो वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। सो देन हमारे पास सेकेंड काइंड के ग्रैनुलोसाइट आ जाते हैं, एसिनोफिल। अब जो एसिनोफिल्स होते हैं इसका काउंट काफ़ी कम होता है, 2.3%। तो इंक्रीज़ इन एलर्जीज, जिनको एलर्जी हो जाती है ना, किसी चीज़ से एलर्जी हो, उन केसेस में एसिनोफिल का नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, बेसिकली हम इसको हॉर्सशू काइंड भी कह देते हैं। ऐसे इसके दो लोब्स होते हैं। सो न्यूक्लियस विद 2 लोब्स। साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं दे आर लार्ज। तो यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े ग्रेन्यूल है ना, यहाँ पे तो छोटे छोटे थे, इनके ग्रेन्यूल्स भी बड़े बड़े हैं। एंड दे स्टेन डार्क रेड विद इओसिन। इओसिन जो होती है दैट इज एसिडिक डाई, तो ये एसिडिक डाई लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एसिनोफिल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनगल्फ बैक्टीरिया, सिक्रीट एंटीटॉक्सिन। एक तो बैक्टीरिया को खा ही जाना इन्होंने, सेकेंड एंटीटॉक्सिन। अब जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है तो वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो ये जो हमारे एसिनोफिल्स होते हैं ना, तो ये उसके अगेंस्ट जो सिक्रीट करते हैं केमिकल, उन्हें हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। एसोसिएटेड विद एलर्जी, तो अगर जिस पर्सन को एलर्जी हो इस केस में एसिनोफिल का नंबर काफ़ी बढ़ जाता है ताकि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसकी फॉर्मेशन भी कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो में। सो देन थर्ड काइंड के हमारे पास आ जाता है ग्रैनुलोसाइट, दैट इज़ बेसोफिल। तो इसका काउंट और भी कम होता है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इनडिस्टिंक्टली लोब्ड। अब यहाँ पे देखो लोब तो बन रहा है लेकिन इसकी कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं है। तो ग्रेन्यूल्स स्टेन विद बेसिक डाई, तो ये मिथाइलिन ब्लू जो है दिस इज़ अ बेसिक डाई, तो वो लेता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द बेसोफिल्स। अब इनका जो फंक्शन होता है, ये केमिकल्स रिलीज़ करता है लाइक ए हिस्टामिन फॉर इन्फ्लामेशन विच डायलेट ब्लड वेसल्स। अब जैसे जहाँ पे स्वेलिंग होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी डायलेट कर जाती हैं। आपने कभी ऑब्ज़र्व करा होगा, अगर किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई तो वो रेड हो जाता है। अब वो रेड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करेगी। अब डायलेट करेंगी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा ना, तो ब्लड जितना फ्लो करेगा तो वो हमें रेड दिखेगा। सो इन्होंने एक केमिकल रिलीज़ करना है, हिस्टामिन, सो जो कि क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है।
सो ये भी इनकी प्रोडक्शन भी हो रही है बोन मैरो में। देन हमारे पास आ जाते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, या इनको हम नॉन ग्रैनुलर भी कह देते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ग्रैन्यूल नहीं प्रेजेंट होता, एक ही न्यूक्लियस होता है और काफ़ी लार्ज होता है। तो इसमें भी आगे दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ लिम्फोसाइट जो 30% तक होते हैं। सो लिम्फोसाइट का जो नंबर होता है, अगर आप ये सभी में देखो तो सबसे जो ज़्यादा नंबर है वो न्यूट्रोफिल्स का है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है दैट इज़ ऑफ द लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ WBC सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये WBC सबसे छोटा है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि वो पूरे के पूरे सेल में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। सो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं कि अगर कोई एंटीजन आया उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब इनकी जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में भी होती है, लिम्फ ग्लैंड्स में भी, जैसे स्प्लीन हो गए, टॉन्सिल हो गए, तो वहाँ पे भी इनकी प्रोडक्शन हो रही है। सो देन मोनोसाइट आ जाते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं इनका 5.3% होता है। तो ये इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, बट इट्स किडनी शेप। तो जैसे बीन की या किडनी की शेप होती है, इस काइंड की इसकी शेप होती है। तो एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू द मैक्रोफेजेस। अब जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो मोनोसाइट ही होते हैं, लेकिन जब ये इन्फेक्शन के साइट पे पहुंचते हैं तो ये बन जाते हैं मैक्रोफेज। अब इनमें फ़र्क क्या होता है कि जो मैक्रोफेज होते हैं इनका काम होता है कि जो भी अंदर बैक्टीरिया या कोई जर्म आया है उसको खा ही जाना, मीन्स फैगोसाइटोसिस का काम करना। सो इट इंजेस्ट जर्म्स। इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो में। सो देन वी हैव एक कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है कि जब RBC का काउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अब अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व करो तो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे एक बार आपकी सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज़ हम जो प्लेन एरिया में रहते हैं ना, हमारा RBC उसी के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स उतना काउंट ही होता है। लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं ना उनका RBC का काउंट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तभी जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग होते हैं ना तो वो काफ़ी मतलब पिंकिश होते हैं, क्योंकि उनमें RBC ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। तो उनका ब्लड मीन्स ब्लड में RBC ज़्यादा होने की वजह से उनका जो मीन्स कलर है वो भी थोड़ा पिंक लगता है। सो उस कंडीशन को जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो RBC का काउंट है वो इंक्रीज़ होता है। तो जब ये हाई एल्टीट्यूड पे जाके इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। देन सेकेंड वन इज़ ल्यूकीमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन TLC होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो जितने भी WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स आर द WBCs, अगर इसका काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, एक तो होता है कि जस्ट इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो ही जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड कैंसर। तो आयरन जो है, जिससे जो फेरस है Fe2 पॉजिटिव फेरस होता है और Fe3 पॉजिटिव फेरिक होता है। तो जो फेरस होता है ये एलिमेंट जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट है, जो हीम होता है दैट इज़ आयरन, उसको बनाने में उसके लिए ज़रूरी होता है। तो जो ग्लोबिन होता है दैट इज़ प्रोटीन। तो यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस आयरन का। सो देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो जितने भी हमने सेल्स के और प्लाज्मा के फंक्शन पढ़े तो वो एज अ होल ब्लड के फंक्शन हो जाएंगे, बिकॉज बोथ प्लाज्मा एंड द सेल्स आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो इन्हीं के फंक्शन हो गए। तो जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, तो अब आपको पता है कि ब्लड ही है जो ऑक्सीजन को लंग्स से ब्लड टिश्यू तक लेके आता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, तो टिश्यू से लंग्स तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ब्लड लेके जाता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू द किडनी, तो किडनी में पूरी जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो टिश्यू से किडनी तक भी कौन लेके जाता है, ब्लड। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यू, तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक बॉडी के सेल को, हर एक टिश्यू को डाइजेस्टेड फूड चाहिए, तो वो भी कौन लेके जाता है, ब्लड। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम,
तो जैसे आपको पता है हार्मोन्स की प्रोडक्शन कहीं पे हो रही है या एंजाइम की, लेकिन उसको ज़रूरत कहीं किसी और साइड पे है, तो वहाँ पे भी कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ब्लड। देन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो जैसे आपको पता है कि ब्लड प्लेटलेट्स विच आर द पार्ट ऑफ द ब्लड, तो वो क्या हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। देन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल। तो हमारा जो ब्लड होता है ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करता है। तो हीट की ट्रांसफ़र करने से हमारी जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। देन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड बाउंड हीलिंग। तो जो इन्फेक्शन होती है या बाउंड होता है उसको हील करने में भी ब्लड का रोल होता है। सो देन स्टडी ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। देन जो ब्लड होता है अगर वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 से 8% जो बॉडी वेट होता है वो किसका होता है? ब्लड का। सो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ब्लड का 5 to 6 लीटर होता है मेल्स में, और फीमेल में एज़ कंपेरेटिवली टू मेल कम होता है। अब एक लोग कह देते हैं ना कि मेरे में 15 ग्राम है ब्लड या 16 ग्राम है, तो वो जो होता है 15 और 16 ग्राम वो हीमोग्लोबिन होता है, वो ब्लड नहीं होता। ब्लड जो होता है बॉडी में वो लीटर्स में ही होता है, ठीक है, इतना कम थोड़ी ब्लड होगा ग्राम्स में। सो देन आ जाता है प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट बहुत कम हो जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड, इट्स फंक्शन एंड इट्स कंपोनेंट।